नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्किल एनहेंसमेंट कोर्स बेसिक अकाउंटिंग के एमसीक्यूज को। यह हमारा मैराथन सीरीज है जिसमें हम 100 से भी ज़्यादा प्रश्नों को एक साथ देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। भारतीय लेखांकन मानकों को जारी कौन करता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाई भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो लेखांकन मानक जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेखांकन मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता सुधारते हैं। इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेखांकन नीतियों में समरूपता लाते हैं। हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज, वित्तीय विवरणों की गैर तुलनीयता का निराकरण करते हैं। एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपरोक्त तीनों फायदे मिलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपनाने से। एक तो वित्तीय विवरण प्रॉपर तरीके से रखे जाते हैं जैसा स्टैंडर्ड में बताया गया है। सभी लोग जब स्टैंडर्ड का पालन करने लगते हैं तो सभी के हिसाब किताब में हार्मोनीज होती है, ये समरूपता आती है। और जब समरूपता आ जाती है तो आपस में हिसाब किताब का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है, क्योंकि सभी लोगों के हिसाब किताब एक ही पैटर्न पे बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द्विप्रविष्टि प्रणाली का आरंभ हुआ। डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो इसका जन्म हुआ था इटली में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, द्विप्रविष्टि प्रणाली आरंभ हुई थी। डबल एंट्री सिस्टम वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1949, 1494, 1499 या 1944। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1494 में डबल एंट्री सिस्टम का सबसे पहले इजाद हुआ था। इसके बाद है, द्विप्रविष्टि प्रणाली के जन्मदाता थे। डबल एंट्री सिस्टम वाज ओरिजिनेटेड लुकस पैसियोली, मार्शल, पिकल्स या बाटली बाय। तो द्विप्रविष्टि प्रणाली के जन्मदाता लुकास पैसियोली थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इन्होंने 1494 में इस प्रणाली को डेवलप किया था और ये इटली में रहने वाले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तकालन की द्विप्रविष्टि प्रणाली का अर्थ है। मीनिंग ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज, एक ही पुस्तक में दो प्रविष्टियां करना, 2 एंट्रीज इन वन बुक। एक ही खाते में दो प्रविष्टियां करना, 2 एंट्रीज इन वन अकाउंट। एक ही व्यवहार के दो पहलू की प्रविष्टि करना, एंट्री ऑफ बोथ साइड ऑफ वन ट्रांजैक्शन। या दो व्यक्तियों के खातों में प्रविष्टियां करना, एंट्री इन द 2 पर्सनल अकाउंट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि एक व्यवहार के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं को एक साथ रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। इसे हम पुस्तकालन की द्विप्रविष्टि प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। कोई भी व्यवहार होता है तो उसके दो पक्ष होंगे। एक में कोई व्यक्ति पाने वाला होगा, उसकी संपत्ति बढ़ती है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति देने वाला होता है, उसकी संपत्ति कम होती है। तो इन दोनों इफेक्ट का जब लेखा किया जाता है तो ये डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूंजी खाता है। कैपिटल अकाउंट इज, व्यक्तिगत खाता, अवास्तविक खाता, वास्तविक खाता या नाम मात्र खाता। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि कैपिटल जो है ओनर की होती है और ओनर एक व्यक्ति होता है और व्यक्ति के खाते को या किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने वाले खाते को हम पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में रखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम मात्र खाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। ब्याज खाता, इंटरेस्ट अकाउंट, अदत्त ब्याज खाता, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, उपार्जित ब्याज खाता, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट या पूर्वदत्त ब्याज खाता, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट। तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो ब्याज एक तरीके की इनकम है, इसलिए ये एक नॉमिनल अकाउंट हुआ। अब आप कहेंगे कि सर नीचे भी तो सब
खर्चों के बारे में ही दिया हुआ है, सब ब्याज खाता है। लेकिन इसके पहले क्या लग गया, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड। जब ये शब्द लग जाते हैं तो ये खाते बन जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना, क्योंकि ये उन व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करने लगते हैं जिन व्यक्तियों का पैसा बकाया है, ठीक है। अदत्त ब्याज खाता यानी जिन लोगों को ब्याज देना बाकी है। एक्रूड ब्याज खाता यानी जिन व्यक्तियों से ब्याज पाना बाकी है। प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट मतलब हो गया कि हमने किसी को एडवांस में ब्याज पेमेंट किया हुआ है, तो ये सभी व्यक्तियों से जुड़े हुए खाते हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु या माल का खाता ही उपविभाग है। द सब डिवीजन ऑफ गुड्स अकाउंट इज मशीन खाता मशीनरी अकाउंट, पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, क्रय खाता परचेज अकाउंट या रोकड़ खाता कैश अकाउंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्रय खाता जो है ये गुड्स अकाउंट का ही एक उपविभाग है या सब डिवीज़न है। गुड्स अकाउंट जो होता है इसके 5 डिवीज़न होते हैं। एक होता है परचेज अकाउंट, दूसरा होता है परचेज रिटर्न अकाउंट, तीसरा होता है सेल्स अकाउंट, चौथा होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट और पांचवा होता है स्टॉक अकाउंट। तो ये 5 अकाउंट जो हैं ये गुड्स अकाउंट के ही सब डिवीज़न माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नई मशीन की स्थापना व्यय डेबिट होंगे। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज ऑफ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड इन। व्यय खाते में एक्सपेंसेज अकाउंट, मशीन खाते में मशीन अकाउंट, लाभ हानि खाते में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब भी कोई नई मशीन खरीदी जाती है जिसको इस्टेब्लिश करना होता है या इंस्टॉलेशन करना होता है, तो उस इंस्टॉलेशन के खर्चे को मशीन खाते में ही ऐड कर दिया जाता है। यानी परचेज प्राइस और इंस्टॉलेशन चार्ज दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है और जो टोटल अमाउंट आता है उसी टोटल अमाउंट से मशीन के परचेज को दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकन दृष्टिकोण के अनुसार खातों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन व्यूज अकाउंट कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट, 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 5 भागों में। देखो, ब्रिटिश दृष्टिकोण के अनुसार अकाउंट को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। लेकिन जो आजकल अमेरिकन सिस्टम चालू हो गया है इसमें 5 भागों में अकाउंट को डिवाइड किया जाता है, कैपिटल, एसेट, लाइबिलिटी, इसके अलावा एक्सपेंसेज और इनकम। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो इन्हीं 5 में से कोई ना कोई खाता प्रभावित होगा। इसके अलावा कोई भी खाता अलग से छटा नहीं आएगा जो प्रभावित होता हो अमेरिकन सिस्टम के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेता को माल के नकद विक्रय पर डेबिट क्या होगा। और सेल्स ऑफ गुड्स टू श्वेता फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। तो भाई देखो, जब श्वेता को नकद में बिक्री की गई है तो कैश अकाउंट ही तो डेबिट होगा, कैश हमारे पास आएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहाँ है कैश अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। पुस्तपालन का आशय क्या है। बुक कीपिंग मीन्स पुस्तकों को रखना, यानी कीपिंग ऑफ बुक्स, पुस्तकों को अलमारी में रखना, कीपिंग द बुक्स इन द अलमीरा, हिसाब किताब की पुस्तकों को अलमारी में रखना, कीपिंग द बुक्स ऑफ द अकाउंट इन अलमीरा, या व्यावसायिक लेन देन को हिसाब पुस्तकों में लिखना, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द सेट ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्यावसायिक लेन देन का हिसाब पुस्तकों में लिखने की प्रक्रिया को हम पुस्तपालन कहते हैं या बुक कीपिंग कहते हैं। रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द सेट ऑफ बुक्स। अगला प्रश्न है, लेखांकन सूचनाओं के प्रयोगकर्ता में शामिल हैं। यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स कर्मचारी, विनियोजक, सरकार या ये सभी। तो देखिए,
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज ये सभी लोग करते हैं। एम्प्लॉई इसलिए करते हैं कि वो अपने संस्था के बारे में जान पाएँ, उसके परफॉर्मेंस के बारे में। विनियोजक इसलिए करते हैं ताकि वो जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं वहाँ से उनको रिटर्न प्रॉपरली मिल पाएगा कि नहीं, इसका अंदाज़ा लगा पाएँ। इसके अलावा गवर्नमेंट भी जो है लेखांकन सूचनाओं को देखती है ताकि ये देखा जा सके कि कंपनी सही तरीके से काम कर रही है, कोई इनलीगल काम ना हो रहा हो, कोई धांधली नहीं हो रही हो। तो ये सभी लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लेखांकन को साधारणतया व्यवसाय की भाषा माना जाता है। अकाउंटिंग इज कॉमनली ट्रीटेड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बात सत्य है, ट्रू, असत्य है, फॉल्स, आंशिक रूप से सत्य है, पार्शियल ट्रू, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो ये बात एकदम सत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि लेखांकन को सामान्यतः व्यवसाय की भाषा माना जाता है। अगला प्रश्न है, चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि व्यवसाय का अस्तित्व अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अ बिजनेस एंटिटी इज एग्ज्यूम्ड टू हैव दीर्घकालीन जीवन, ए लॉन्ग लाइफ, अल्पकालीन, अति अल्पकालीन जीवन, अ वेरी शॉर्ट लाइफ, या निश्चित जीवन और डिफिनिट लाइफ। तो देखो चालू व्यवसाय की अवधारणा ये कहती है कि व्यवसाय जो है अनंत काल तक चलेगा, ऐसा मानकर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ अनंत का तो ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन लॉन्ग लाइफ दिया हुआ है, दीर्घकालीन जीवन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियां हमेशा मूल्यांकित की जाती हैं बाजार मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, वर्तमान मूल्य पर, या बाजार मूल्य या क्रय मूल्य पर। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट द एसेट आर ऑलवेज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, एट परचेज प्राइस, एट करेंट प्राइस, या मार्केट प्राइस और परचेज प्राइस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि लागत अवधारणा के अनुसार हमेशा क्रय मूल्य पर संपत्तियों को दिखाया जाता है। हम परचेज प्राइस शो करते हैं और इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करके डेप्रिसिएटेड वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। अगला प्रश्न है, शुद्ध संपत्ति से आशय क्या है? मीनिंग ऑफ नेट एसेट इज कुल संपत्तियां माइनस आंतरिक दायित्व, यानी टोटल एसेट माइनस इंटरनल लायबिलिटीज। कुल संपत्तियां माइनस पूंजी प्लस देयता, टोटल एसेट माइनस कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कुल संपत्तियां माइनस स्वामियों की क्षमता, टोटल एसेट माइनस ओनर्स इक्विटी, या कुल संपत्तियां माइनस लेनदारों की क्षमता, टोटल एसेट माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुल संपत्तियों में से जब लेनदारों की क्षमता को माइनस कर दिया जाता है तब हमें शुद्ध संपत्ति मिल जाती है, नेट एसेट मिल जाती है। अगला प्रश्न है, रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार व्यापारिक स्कंध का मूल्यांकन इस पर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन द स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एट लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, लागत अथवा बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो, या लागत अथवा बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो। कास्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कास्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर, कास्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो रूढ़िवादिता की अवधारणा ये कहती है आप भविष्य में होने वाले हानियों का तो प्रबंध कीजिए, लेकिन भविष्य में होने वाले लाभों को एडवांस में आप मत लीजिए। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में जो कम होता है उस वैल्यू पर स्टॉक को वैल्यू किया जाता है। स्टॉक का मूल्यांकन इस मूल्य पर किया जाता है, दोनों में जो कम होता है। हम ये मान के चलते हैं कि भाई स्टॉक हमारे पास जो है उसका कम से कम वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा उसी रेट पे स्टॉक को वैल्यूएशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भवन का नकद में क्रय, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश, इससे कुल दायित्व घटते हैं, डिक्रीज टोटल लायबिलिटी। कुल संपत्तियां अपरिवर्तित रहती हैं, टोटल एसेट रिमेंड अनचेंज्ड। कुल दायित्व बढ़ते हैं, इंक्रीज टोटल लायबिलिटीज। या कुल संपत्तियां घटती हैं, डिक्रीज टोटल एसेट। तो देखो भवन का जब कैश में परचेज होता है तो एक और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, बिल्डिंग हमारे पास बढ़ेगी, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा।
तो यहाँ पे एक एसेट हमारी बढ़ी और दूसरी एसेट कम हो गई, कैश कम हो गया, बिल्डिंग बढ़ गई। तो इससे क्या होगा, कुल संपत्तियाँ अपरिवर्तित रहेंगी। द टोटल एसेट रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जर्नल सामान्यतः विभक्त होती है, जनरली या जनरल इज डिवाइडेड 2 भागों में, इन 2 पार्ट, 4 भागों में, इन 4 पार्ट, 5 भागों में, इन 5 पार्ट, या 8 भागों में, इन 8 पार्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5 भागों में। ठीक है ना। जर्नल जब बनाते हैं तो 5 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर का, तीसरा होता है लेजर फोलियो, और 2 खाने अमाउंट के बनते हैं, जिसमें एक डेबिट अमाउंट का होता है और एक क्रेडिट अमाउंट का होता है। तो ये 5 कॉलम जर्नल में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ए को 5% व्यापारिक कटौती पे 1500 का माल विक्रय करने पर विक्रय खाता होगा। 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल्स ऑफ ₹1500 टू ए, द सेल अकाउंट विल बी। तो देखो, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में नियम ये है कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जो भी सेल्स का अमाउंट होता है, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को घटाकर जो नेट अमाउंट आता है, तो इस नेट अमाउंट से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो 1500 का 5% हुआ 75 रुपये। जब 1500 में से 75 घटाएंगे तो 1425 रुपये क्रेडिट होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। अगला प्रश्न देखिए, राम को चुकाया गया किराया में कौन सा खाता नहीं खोला जाएगा। रेंट पेड टू राम विच अकाउंट विल नॉट बी ओपनड। राम का खाता, रोकड़ खाता, किराया खाता, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि राम का खाता नहीं खुलेगा। ठीक है, कैश अकाउंट खुलेगा और रेंट अकाउंट खुलेगा। राम को चुकाया गया किराया है तो आपका एंट्री क्या पास होगा, रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा है रेंट, और टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो रेंट और कैश का अकाउंट तो खुला, लेकिन राम का खाता कहीं भी नहीं खुला। वो केवल नरेशन में लिख दिया जाएगा कि राम को पेमेंट किया है हमने रेंट का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई मशीन के स्थापना व्यय डेबिट होंगे। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज ऑफ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड इन। तो ये क्वेश्चन अभी हमने देखा भी है कि कोई भी नई मशीन खरीदी जाती है तो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज को मशीन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। अगला प्रश्न है, नकद उपहार यानी बट्टा दिया जाता है। कैश डिस्काउंट इज गिवन। नकद माल क्रय करने पर ऑन परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, माल बेचने पर ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, माल उधार क्रय करने पे ऑन परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, या फिर समय से पूर्व रोकड़ प्राप्त होने पर पेमेंट रिसीविंग इन कैश बिफोर टाइम। तो देखो, जनरली कैश डिस्काउंट जो है तब दिया जाता है जब समय से पहले रोकड़ प्राप्त होना होता है। पेमेंट रिसीव्ड इन कैश बिफोर टाइम, ये डिस्काउंट इसीलिए दिया ही जाता है कि आप कैश जल्दी पेमेंट कीजिए तो हम आपको कुछ डिस्काउंट दे देंगे। इसी को कैश डिस्काउंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यापार की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राहकों को दिया जाता है। विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोट सेल्स द कस्टमर आर अलाउड। नकद बट्टा, कैश डिस्काउंट, नकद एवं व्यापारिक बट्टा, कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट, या लोन ऋण। तो देखो, व्यापार की बिक्री बढ़ाने के लिए जनरली ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट जनरली होलसेलर रिटेलर्स को देते हैं, और ये इसलिए दिया जाता है कि रिटेलर्स को भी माल बेचने पे ज़्यादा लाभ हो और वो ज़्यादा माल होलसेलर से खरीद के ले जाए। अगला प्रश्न है, जर्नल प्रविष्टि उनके लिए नहीं की जाती है। नो जनरल एंट्री मेड फॉर व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट, नकद बट्टा, कैश डिस्काउंट, दोनों, बोथ ऑफ देम, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ट्रेड डिस्काउंट के लिए अलग से कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती है। सेल्स के अमाउंट में से ही ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को माइनस करके नेट अमाउंट से जर्नल एंट्री को पास किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेजर का चैप्टर हमारा चालू हो रहा है। खाता बही है मुख्य पुस्तक, सहायक पुस्तक,
स्मरणार्थ पुस्तक या इनमें से कोई नहीं। लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक, सब्सिडरी बुक, मेमोरेंडम बुक या नन ऑफ दीज। तो देखो लेजर जो है एक प्रिंसिपल बुक होती है, खाता बही। सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, और जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद ये ट्रांजैक्शन क्लासिफाई किया जाता है लेजर में। ठीक है, तो लेजर भी एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट होती है। अगला प्रश्न है, खाता बही में दर्शाए जाते हैं। अकाउंट आर रिकॉर्डेड सोड इन द लेजर। व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाते, रियल अकाउंट, नाम मात्र खाते, नॉमिनल अकाउंट, या ये सभी खाते। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। लेजर में खातों का वर्गीकरण कुछ अलग तरीके से नहीं किया जाता है। लेजर में जितने भी जर्नल एंट्री पास हुई हैं उन सबके ट्रांजैक्शन को केवल क्लासिफाई किया जाता है। एक व्यक्ति, एक मद से संबंधित जितने भी संबंधित ट्रांजैक्शन हैं उनको एक जगह लिखने के लिए लेजर अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें खातों में भेद नहीं किया जाता है लेजर बनाते वक्त। जो भी खाता है उसमें यदि ट्रांजैक्शन हुआ है तो लेजर में वो खाता बनेगा ही बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाता बही का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लेजर इज। कुल विक्रय की जानकारी देना, टू नो टोटल सेल्स। कुल क्रय की जानकारी देना, टू नो टोटल परचेज। लाभ या हानि की जानकारी देना, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस। या एक स्वभाव के सभी व्यवहारों का सामूहिक परिणाम बताना, टू नो द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन। तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एक स्वभाव के सभी व्यवहारों का सामूहिक रूप से नेट इफेक्ट क्या आएगा इसको पता लगाने के लिए लेजर अकाउंट बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खाता बही में पृष्ठ संख्या लिखी जाती है। लेजर अकाउंट गिव्स द फोलियो ऑफ। जर्नल, लेजर, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो खाता बही में जो है ना जर्नल का पन्ना नंबर लिखा जाता है। ठीक है, खाता बही का फॉर्मेट क्या है, दो पार्ट में बनता है। लेफ्ट में डेबिट साइड होता है, राइट में क्रेडिट साइड होता है। हर भाग में 4 कॉलम होते हैं। डेट, पर्टिकुलर, इसके बाद यहाँ पे आपका आता है जर्नल फोलियो कि जर्नल के किस पेज से हमने ट्रांजैक्शन को यहाँ पे लेकर हम आए हैं। और इसके बाद डेबिट अमाउंट, इस साइड में डेबिट अमाउंट। इधर भी 4 कॉलम होंगे, डेट, पर्टिकुलर और जर्नल फोलियो तो रहेगा ही, लेकिन अमाउंट जो है वो क्रेडिट अमाउंट यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नकल बही से डेबिट एवं क्रेडिट पक्षों के मदों को खाता बही में अंतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम द जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। संक्षिप्तीकरण, समराइजिंग, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, खतौनी, पोस्टिंग, या प्रक्रियाकरण, प्रोसेसिंग। तो देखो जर्नल से जब लेजर में ट्रांजैक्शन को अंतरित किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम खतौनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। लेजर पोस्टिंग कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, खातों के शेष निकालने का अर्थ है। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स डेबिट पक्ष का योग करना, टोटल ऑफ डेबिट साइड। क्रेडिट पक्ष का योग करना, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। डेबिट एवं क्रेडिट दोनों पक्षों का योग करना, टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड। या फिर डेबिट पक्ष एवं क्रेडिट पक्ष के योग में अंतर ज्ञात करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। बैलेंसिंग का मतलब होता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों में अंतर कितना आ रहा है, उसी को हम कहते हैं बैलेंस। ठीक है, इसे हम कहेंगे खातों का शेष निकालना। डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अगला प्रश्न है, खतौनी का अर्थ है व्यवहार को उल्लेखित करना। पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स रिकॉर्डिंग इन किसी भी 2 खातों में, एनी 2 अकाउंट, संबंधित खाते के डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष में, डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द कंसर्न अकाउंट, एक खाते के डेबिट तथा दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में, डेबिट इन एन अकाउंट एंड क्रेडिट इन एन अदर अकाउंट, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
कि पोस्टिंग का मतलब है कि जो कोई भी जर्नल एंट्री जब पास की गई है उसमें दो खाते तो प्रभावित होंगे ही। तो एक खाते को डेबिट किया जाता है और दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में उसका इफेक्ट डाला जाता है, तो इसे लेजर पोस्टिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाम मात्र खाते का क्रेडिट शेष दर्शाता है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट सोज व्यवसाय का व्यय एक्सपेंसेज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की आय इनकम ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की हानि लॉस ऑफ बिजनेस, या व्यवसाय का लाभ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। तो देखो, नॉमिनल अकाउंट, इसमें आय और व्यय का लेखा किया जाता है और इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो जब इनकम हो रही है तब हम क्रेडिट कर रहे हैं ना, यानी क्रेडिट का टोटल यदि अधिक आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो इनकम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक प्रविष्टि को खतौनी में लिखा जाता है। व्हाइल पोस्टिंग ऑफ द ओपनिंग बैलेंस इन एन अकाउंट इज रिटेन एज बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, विविध खाते यानी वेरियस अकाउंट, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब भी कोई फर्स्ट एंट्री पास की जाती है, खतौनी किया जाता है प्रारंभिक प्रविष्टि की, तो ऐसे केस में बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन करते हैं, यानी पिछले रिकॉर्ड से हमने बैलेंस को यहाँ पर ले आए। ठीक है, और जब लास्ट में बैलेंस को अगले वर्ष के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है तब हम लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाता बही में पृष्ठ संख्या लिखी जाती है। जर्नल फोलियो नंबर इज रिटेन। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन भी बता दिया, आंसर भी बता दिया। खाता बही में यानी लेजर में जर्नल फोलियो लिखा जाता है। अब आता है ट्रायल बैलेंस। पहला प्रश्न है, तलपट प्रकट करता है ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज छूट जाने वाली अशुद्धियाँ, एरर ऑफ ओमिशन, प्रविष्टि संबंधी अशुद्धियाँ, एरर ऑफ एंट्रीज, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, या बाकी शेषों की अशुद्धियाँ, एरर ऑफ बैलेंसेज। तो देखो, यदि बैलेंसेज में कोई एरर है तो वो तो तलपट से आपको पता चल जाएगा, लेकिन बहुत सारे एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चल पाते हैं। ठीक है, इनमें एरर ऑफ ओमिशन है, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से ही छूट गया तो वो ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलेगा। प्रिंसिपल्स का कोई एरर है, जैसे किसी आयगत व्यय को हमने पूंजीगत व्यय में डाल दिया या पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय में डाल दिया, तो इसका भी पता ट्रायल बैलेंस से नहीं चलेगा क्योंकि सही साइड में एंट्री हुई है, केवल खाते गलत हो गए हैं। प्रविष्टि संबंधी कोई अशुद्धि है तो वो भी ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चल पाता है, लेकिन यदि बाकी में कोई गड़बड़ी है, बैलेंसेज में कोई गलती हो गई है जोड़ घटाने में, तो वो आपको ट्रायल बैलेंस से पता चल जाता है। अगला प्रश्न है, खाता बही से लिए गए सभी खातों के शेषों के विवरण को कहते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेज ऑफ ऑल अकाउंट टेकन फ्रॉम द लेजर इज कॉल्ड तलपट, ट्रायल बैलेंस, आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट, खातों का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यही सही होगा, तलपट या ट्रायल बैलेंस। लेजर अकाउंट के जितने भी खाते होते हैं उन सभी के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में एक जगह पे इकट्ठा दिखाया जाता है। इन खातों में कौन सा क्रेडिट शेष दिखाता है? विच ऑफ दीज अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस? पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, विक्रय खाता, सेल्स अकाउंट, प्राप्त किराया खाता, रेंट रिसिप्ट अकाउंट, या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो देखो, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, सेल्स अकाउंट भी क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, और रेंट रिसिप्ट भी एक क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। अगला प्रश्न है, यदि तलपट का मिलान नहीं होता है तब लेखपाल खोलता है। इफ अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री देन अकाउंटेंट ओपन्स आहरण खाता, ड्राइंग अकाउंट, भूल चूक उचंत खाता, सस्पेंस अकाउंट, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, या नाम मात्र का खाता, नॉमिनल अकाउंट। तो जब कभी भी यदि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता हो
और फाइनल अकाउंट बनाने की जल्दीबाजी हो, बहुत इंतज़ार नहीं किया जा सकता हो, तो जो भी डिफरेंस आता है डेबिट और क्रेडिट में, उसके आधार पे सस्पेंस अकाउंट खोलकर उस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है और ट्रायल बैलेंस को मैच करके फाइनल अकाउंट बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अशुद्धियाँ तलपट द्वारा प्रकट नहीं होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस? क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, कंपनसेटिंग एरर, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, भूल संबंधी अशुद्धियाँ, एरर ऑफ ओमिशन, या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो देखो ये तीनों ही अशुद्धियाँ जो हैं ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चल पाती हैं। अगला प्रश्न है, तलपट है ट्रायल बैलेंस इज पंजी यानी जर्नल, अभिहित खाते यानी नॉमिनल अकाउंट, शेषों की सूची लिस्ट ऑफ बैलेंसेज, या व्यक्तिगत खाते पर्सनल अकाउंट। तो देखो ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट तो होता ही नहीं है, ये एक स्टेटमेंट होता है, और जर्नल भी नहीं होता है क्योंकि इसमें आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये होता है शेषों की सूची यानी लिस्ट ऑफ बैलेंसेज। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तलपट प्रमाण है और ट्रायल बैलेंस इज प्रूफ ऑफ खातों की अंक गणितीय शुद्धता का, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, सही बात है, लेखपाल की ईमानदारी का, ऑनेस्टी ऑफ अकाउंटेंट, ये बात नहीं कह सकते, पुस्तकों की शुद्धता का, एक्यूरेसी ऑफ बुक, ये भी बात नहीं कह सकते, बहुत सारे ऐसे एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलते हैं, या पुस्तपालक की ईमानदारी का, ऑनेस्टी ऑफ बुक कीपर, ये तीनों ही चीज़ें हम नहीं कह सकते। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि तलपट यदि मिल जाता है तो ये माना जाता है कि हिसाब किताब में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो है कम से कम। अगला प्रश्न है, परीक्षा सूची में बेचे गए माल की लागत के साथ इसे नहीं दर्शाया जाएगा। व्हाट विल नॉट बी शोन ट्रायल बैलेंस विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? प्रारंभिक स्कंध, ओपनिंग स्टॉक, अंतिम स्कंध, क्लोजिंग स्टॉक, नकद क्रय, कैश परचेज, या उधार क्रय, क्रेडिट परचेज। तो देखो जब ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाया जाता है, ठीक है ना, यहाँ बेचे गए माल की लागत कह रहा है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ऐसे केस में क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस में कभी नहीं आएगा। ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे ऑलरेडी हमने एडजस्ट कर दिया है, इसलिए यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम दिखा रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को ट्रायल बैलेंस में कभी भी नहीं दिखाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय से 5,000 रुपये नकद प्राप्त हुए, इसे रोकड़ बही में सही लिखा गया लेकिन विजय के खाते में नहीं लिखा गया। इस त्रुटि से परीक्षा सूची या तलपट का योग, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? एन अमाउंट ऑफ 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर विजय इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक but not recorded in the Mr. Vijay account. The effect of such error in total of trial balance will be, डेबिट पक्ष 5,000 से बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाई 5,000 ऑफ डेबिट साइड, क्रेडिट पक्ष 5,000 से बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाई 5,000 ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट पक्ष 10,000 रुपये से बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाई द 10,000 ऑफ क्रेडिट साइड, या अपरिवर्तित रहेगा, नॉट बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे देखो हमें कैश मिला है, ठीक है, विजय से कैश अकाउंट डेबिट हुआ और विजय अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट तो हमने कर दिया लेकिन विजय के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, तो ऐसे केस में क्या होगा, डेबिट साइड में 5,000 रुपये ज़्यादा लिख दिया गया है तो डेबिट का बैलेंस 5,000 रुपये से बढ़ा हुआ आएगा। जब भी ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे तो डेबिट का बैलेंस 5,000 रुपये बढ़ा हुआ आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, इंक्रीज बाई 5,000 ऑफ डेबिट बैलेंस। अगला प्रश्न है, किस खाते का शेष डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है? द बैलेंस ऑफ विच अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट? स्टॉक, बिल्डिंग, फ्रेट, या डिस्काउंट?
तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड भी किया जाता है और डिस्काउंट रिसिव्ड भी होता है, ठीक है ना। तो यदि हमने अलाउ क्या ज़्यादा किया है और रिसीव कम किया है तो ऐसे केस में इसका डेबिट बैलेंस आएगा, और यदि हमने रिसीव ज़्यादा किया है और डिस्काउंट दिया कम है तो इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो डिस्काउंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसका डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। अब आपका फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस आइए देखते हैं। अंतिम स्कंद का मूल्यांकन किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड, लागत मूल्य पर, लागत एवं बाजार मूल्य में जो भी कम हो उसके ऊपर, बाजार मूल्य पर, या लागत मूल्य एवं बाजार मूल्य में जो भी अधिक हो उस पर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं। लागत और बाजार मूल्य में जो भी कम होता है उसके ऊपर स्टॉक को वैल्यूड किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्थिति विवरण या चिट्ठा दर्शाता है। बैलेंस शीट सोज आर्थिक अवधि का सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट दिखाएगा। आर्थिक अवधि का शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, ये पीएल अकाउंट दिखाएगा। विशेष तिथि पर आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, हाँ ये दिखाता है बैलेंस शीट। समस्त वास्तविक व्यक्तिगत एवं नाममात्र खाते, ऑल रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट, नहीं ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि बैलेंस शीट हमेशा जो है फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है किसी पर्टिकुलर डेट पर। अगला प्रश्न है, लाभ हानि खाता दर्शाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, या नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि पीएल अकाउंट में क्या तो नेट प्रॉफिट हमें दिखाई देगा या नेट लॉस दिखाई देगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ख्याति है, गुडविल इज अस्थायी संपत्ति, फ्लोटिंग एसेट, नाशवान संपत्ति, वेस्टिंग एसेट, बनावटी संपत्ति, फिक्टिशियस एसेट, या फिर अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल एसेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट कौन सी होती है? ऐसी संपत्तियाँ जो दिखाई नहीं देती हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए एसेट के रूप में है। ऐसी संपत्ति को हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। तो ख्याति भी इसी कैटेगरी में आता है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई कौन सी संपत्ति अस्थायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट आर फिक्स्ड? गाड़ी यानी कार्ड, रोकर यानी कैश, स्टॉक, या देनदार यानी कि डेटर्स। तो देखो यहाँ पे गाड़ी यानी कार्ड जो है आपका अस्थायी संपत्ति के अंतर्गत आएगा, फिक्स्ड एसेट में आएगा। बाकी कैश, डेटर्स और स्टॉक ये तीनों जो है करेंट एसेट में आते हैं, चालू संपत्ति में आते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत खातों के आधिक्य यानी शेष का उल्लेख होगा। बैलेंस ऑफ द पर्सनल अकाउंट विल बी सोन। व्यापार खाते में, इन ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाते में, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्यापार एवं लाभ हानि खाते में, इन ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, या चिट्ठे में, इन बैलेंस शीट। तो देखो जितने भी पर्सनल अकाउंट होते हैं इन्हें बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो ऐसे केस में जितने भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। पीएल अकाउंट में आपका नॉमिनल अकाउंट आता है, ठीक है। बैलेंस शीट में आपका पर्सनल अकाउंट कुछ कुछ आते हैं और बाकी जितने भी रियल अकाउंट होते हैं वो सारे के सारे आपके बैलेंस शीट में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से पूंजी में से क्या घटाया जाएगा? विच ऑफ फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल? सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट, सकल हानि, ग्रॉस लॉस, या शुद्ध हानि, नेट लॉस। तो देखो कैपिटल में यदि कोई प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है तो उसे जोड़ा जाता है, और यदि नेट लॉस होता है तो उसे घटाया जाता है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नेट लॉस को कैपिटल में से घटाया जाएगा। अगला प्रश्न है, रहतिया है, स्टॉक इज
अस्थाई संपत्ति के वर्ग में सम्मिलित, इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड एसेट, चालू संपत्तियों का भाग, पार्ट ऑफ द करेंट एसेट, अमूर्त संपत्ति एन इंटेंजिबल एसेट, या बनावटी संपत्ति फिक्टिशियस एसेट। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक को जो है ना करेंट एसेट का पार्ट माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूंजी पर ब्याज होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज व्यवसाय की आय, गेन फॉर द बिजनेस व्यवसाय की हानि, लॉस फॉर द बिजनेस व्यवसाय का व्यय, एक्सपेंसेज फॉर द बिजनेस, या ऑल ऑफ दीज। तो देखो पूंजी पर ब्याज की बात हो रही है ना। पूंजी कौन लगाता है? ओनर लगाता है। और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर का अस्तित्व जो है ना उसके बिजनेस से अलग होता है। तो एक तरीके से ओनर जो है बिजनेस को धन उधार देता है कैपिटल के रूप में, और इसके ऊपर जब ब्याज दे रहा है बिजनेस तो ये व्यवसाय के लिए क्या होगा? एक खर्च होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक्सपेंसेज फॉर द बिजनेस। ठीक है, अगला प्रश्न है, आहरण पर ब्याज होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज व्यवसाय की आय, व्यवसाय के व्यय, व्यवसाय की हानि, या इनमें से कोई नहीं। तो ड्राइंग्स के केस में ठीक उल्टी बात होगी। ओनर जो है बिजनेस से कुछ पैसा अपने खुद के यूज के लिए निकाला। अब बिजनेस कह रहा है कि भाई आपने हमसे पैसे लिए हैं तो इसके ऊपर ब्याज दीजिए। तो ड्राइंग्स पे ब्याज जो है ओनर बिजनेस को देता है, तो ये बिजनेस के लिए क्या होगी? इनकम होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, व्यवसाय की आय, गेन फॉर द बिजनेस। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष खर्चे लिखे जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड इन व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चिट्ठा, बैलेंस शीट, या इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो देखो जब ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाते हैं तो जितना भी डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस होता है वो व्यापार खाते में लिखा जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेज का मतलब ये है जो सीधा सीधा विक्रय से जुड़ा हुआ हो या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ हो, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज का मतलब है जो व्यवसाय के ऑपरेशन से रिलेटेड हो, व्यवसाय को चलाने से संबंधित हो। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित सूचनाओं से बेचे गए माल की लागत ज्ञात कीजिए। एज सर्टेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। ओपनिंग स्टॉक 3700, परचेज 20,800, क्लोजिंग स्टॉक 2500। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है ओपन स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपन स्टॉक दिया है 3700, परचेज दिया है 20,800 रुपये, और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2500 रुपये। तो ये हो जाएगा 24,500, और इसमें से 2,500 माइनस हो जाएगा, यानी कि 22,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि अप्राप्त ऋण समायोजन में दिया गया हो तो उसे लिखा जाएगा। इफ़ बैड डेब्ट्स आर रिटेन इन एडजस्टमेंट इट विल बी शोन इन व्यापारिक खाते में, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाते एवं आर्थिक चिट्ठे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, या केवल आर्थिक चिट्ठे में। तो देखो आपको नियम मालूम है कि एडजस्टमेंट में जो भी आइटम दिए जाते हैं उसका इफेक्ट हमें दो जगह पे देना होता है, और जो चीज़ें ट्रायल बैलेंस में दी जाती हैं उसे केवल एक जगह पे ही लिखा जाता है। तो यदि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो बाकी तीनों में तो एक ही आइटम एक ही जगह पे एंट्री करने को कहा है, यहाँ पे दो जगह एंट्री करने को कहा है। तो इस आधार पे भी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, लेकिन इसे हम समझ भी लेते हैं। बैड डेब्ट्स जो है ये व्यवसाय के लिए एक हानि होती है। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स यदि एडजस्टमेंट में दिया है तो ऐसे केस में आप इसे पीएल अकाउंट में लिखेंगे, और साथ ही साथ डेटर्स में से आपको घटाना पड़ेगा इन्हें बैलेंस शीट में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, तलपट में लिखा हुआ पूर्वदत्त व्यय का लेखा किया जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेज अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस विल फिगर इन व्यापार खाते में, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
व्यापार खाते एवं लाभ हानि खाते में, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या चिट्ठे में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चिट्ठे में, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेज ये एक हुआ आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट जाता है बैलेंस शीट में, एक नज़रिया तो ये हो गया। दूसरा बात है प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक तरीके से हमें जो खर्चे बाद में करने थे उससे हमने एडवांस में कर दिए, तो बाद में वो हमारे लिए यूज आएगा कि नहीं, बाद में वो हमारे लिए एक एसेट के रूप में काम आएगा ना, इसलिए भी इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाएगा। अगला प्रश्न है परीक्षा सूची में उल्लेखित अदत्त व्यय को दर्शाया जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इन द ट्रायल बैलेंस विल बी सोन इन, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, या व्यापार खाता तथा लाभ हानि खाता के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। तो देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज की बात कह रहा है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का मतलब ये है कि कोई खर्चा जिसका पेमेंट हमें देना था वो खर्चा हमने अभी किया नहीं, ये हमारे लिए बकाया है, हमें करना अभी बाकी है, तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, लाइबिलिटी बनेगा। और लाइबिलिटीज को हम कहाँ पे लिखते हैं, चिट्ठे पक्ष के दायित्व पक्ष में लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नई मशीनरी की मजदूरी दर्शाई जाएगी। वेजेज ऑफ न्यू मशीनरी विल बी सोन इन, मजदूरी खाता में, वेजेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में, कैश अकाउंट में, या एक्सपेंसेज अकाउंट में। तो यहाँ पे मशीनरी खाता में ये डेबिट किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आहरण पर ब्याज क्या होता है, व्यवसाय का व्यय, व्यवसाय की आय, मालिक की आय, या मालिक का व्यय। तो अभी ये क्वेश्चन हमने किया था, व्यवसाय की आय मानी जाएगी, ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो व्यवसाय के लिए आय होती है। अगला प्रश्न है अदत्त व्यय है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इज, एक व्यय एन एक्सपेंसेज, एक दायित्व ए लाइबिलिटी, एक आय एन इनकम, या एक संपत्ति एन एसेट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हमारे लिए एक लाइबिलिटी होगी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि जो खर्चा हमें करना था अभी हमने नहीं किया, यानी वो हमारे जिम्मे है, हमारे सर पे उसका भार है कि वो खर्चा हमें करना है, तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इससे मिलने की संभावना है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इसी तरीके की नए नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।